नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल के साथ युवाओं में ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ साथ गुस्से की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है। क्या आपको भी छोटी सी लाइन में पीछे खड़े होने पर गुस्सा आता है? किसी सिग्नल पर रेड लाइट को ग्रीन लाइट में होने वाली देरी पर आपको गुस्सा आने लगता है? या कभी किसी होटल में मनपसंद खाना न मिल पाने की वजह से आपका दिमाग बेकाबू हो जाता है? कोई आपकी बातों पर ना कह दे तो आप आग बबूला हो जाते हैं। ये सभी इस बात के लक्षण हैं कि आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाता है। आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को भी गुस्सा आना आम बात है, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चा। लेकिन गुस्सा अगर एक हद तक आए तब तो ठीक है। कुछ लोग हद से ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घरों में होने वाले अधिकतर लड़ाई की मुख्य जड़ गुस्सा ही होता है। और हाल के एक शोध में पता चला है कि दुनिया में 90% आक्रामक घटनाएं क्रोध के कारण ही होती हैं। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करके रखना और इस कला को सीखना बहुत जरूरी है। गुस्से में लिया गया एक फैसला आपके जीवन के मायने ही बदल सकता है। इसलिए अगर आप भी गुस्से को काबू में रखने के उपायों पर बात करना चाहते हैं तो जुड़िए आयुष्मान भव की इस कड़ी में हमारे साथ। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगन हंस, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हंस। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा सब्बरवाल भी जुड़ी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पूजा सब्बरवाल। इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, सीएमओ हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में आज जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक यानी आप हमें कॉल कीजिए और सवाल पूछिए, और तीनों जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो हर तरह से आपके साथी बनेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। दरअसल क्रोध या गुस्सा किसी चीज को नापसंद करने पर स्वाभाविक रूप से होने वाली एक प्रतिक्रिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों में क्रोध और गुस्से की भावना के कारण अलग अलग हो सकते हैं। गुस्सा मानसिक, शारीरिक और सोशल लाइफ खराब करने के साथ साथ कई रोगों को भी न्योता दे सकता है। कहते हैं गुस्सा खुशियों का दुश्मन होता है, उसका भी जो गुस्सा करता है और उसका भी जो गुस्सा सहता है। ऐसे कितने ही मौके हैं जहां आपने गुस्सा ना किया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आपका गुस्से से सिर फटने लगता है तो आपको भी अपने गुस्से को काबू में करना सीख लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिश्ते भी गुस्से से ही खराब होते हैं। अपने गुस्से के कारण कभी कभी एक अच्छा कस्टमर, एक अच्छी जॉब, दोस्त, संबंधी खो देते हैं। कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद ना आए या आपकी मानसिक शांति को भंग करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। हालांकि गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन गुस्से के कारण कई बार आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसके लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, जिससे संबंधों में दरार ना आए और काम पर असर ना पड़े। जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि क्रोध के समय क्रोध हमें नियंत्रित करता है और हम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो अगर आप उनमें से हैं जो मानते हैं कि गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा है तो ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर और खुद पर काम करके गुस्से को कंट्रोल करने का हुनर आप भी जान सकते हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपसे मैं शुरुआत करूंगी पहले, और थोड़ा सा समझाइए कि गुस्सा होता क्या है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई सीने में जलन, आँखों में तूफान सा लिए चल रहा है। सीने में जलन क्यों है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ मोड में हम लोग चल रहे हैं। आँखों में तूफान क्यों है? क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो गुस्सा एक ऐसी भावना है, देखिए गुस्सा भी एक तरह का भाव ही है।
जैसे हंसना ज़रूरी है, ऐसे रोना ज़रूरी है, ऐसे और तरह की बातें, ऐसे गुस्सा करना भी ज़रूरी है। लेकिन हम गुस्सैल ना हों, गुस्सा तो हम कर लें लेकिन गुस्सैल ना हो। और हर चीज़ देखिए ईश्वर से ही आई है। आप देखिए भगवान को भी गुस्सा आता है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जब जब बहुत सारी धर्म की गिलानी होगी तो मैं आऊँगा, तो ईश्वर आते हैं, वो गुस्सा करते हैं और एक तरीके से गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके गुस्से में एक डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी वहाँ जा रहे थे श्रीलंका पर, तो समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। जब समुद्र रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने उसको शांत करने के लिए गुस्से की प्रवृत्ति दिखाई। तो गुस्सा करना कोई दिक्कत बात नहीं है, गुस्सैल होना गलत बात है। अब आजकल क्या हो रहा है कि हर आदमी अपने हाथ पे एक अंगारा लिए फिर रहा है। अब उस अंगारे को वो क्या सोच रहा है कि ये अंगारा मुझे नहीं जलाएगा, लेकिन वो किसी और पे फेंकने के लिए उसको दौड़ रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया में वो खुद भी नुकसान हो रहा है। तो गुस्सा एक ऐसी भावना है जहाँ हम कभी कहीं हीन महसूस करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लग जाते हैं, फियर महसूस करने लग जाते हैं, एनॉयंस महसूस करने लग जाते हैं, डिसअपॉइंटेड फील करने लग जाते हैं। तो जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस के साथ जो एक व्यवहार सामने आता है उसको हम गुस्सा कहते हैं। तो गुस्सा एक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है, सुधार के लिए, दूसरों के सुधार के लिए, अपने सुधार के लिए। मान लीजिए हम कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं अपने जगह पे काम करते हैं, हम वहाँ पर देख रहे हैं कि अरे ये चीज़ तो अब एक लिमिट से बाहर जा रही है, वहाँ आप थोड़ा गुस्सा कीजिए और वापस आ जाइए, लेकिन आप गुस्सैल स्वभाव के मत होइए। क्योंकि जब आप लगातार उस अंगारे को लेके चल रहे हैं तो आप दिक्कत हो रही है। तो एंगर के आगे आप चीज़ वर्ड लगा दीजिए डी, डेंजर। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि ये एंगर जो है एंगर ही रहे, डेंजर ना बने, जिससे कि ये हमारे लिए एक हैवॉक ट्रीट कर दे। तो उस एंगर को जो कि एक नॉर्मल इमोशन है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते, जिसके लिए कि हम उसको मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर गगन हंस, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा आता है? क्या कुछ ऐसे हैं परिवर्तन मस्तिष्क में होते हैं? और कुछ शोध ये भी कह रहे हैं कि महामारी के बाद भी गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, हाल के सालों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा है, खासकर युवाओं में, ऐसा है? देखिए, गुस्से के अगर हम कारणों की बात करें तो गुस्से के कारण कई हो सकते हैं। इसमें अगर हम पिन पॉइंट करने की कोशिश करें तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत यूनिक से कारण होंगे जिस पे मतलब काम करने की उनको ज़रूरत होगी। तो गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें किसी चीज़ पे पिन पॉइंट कर पाना कई बार मुश्किल होता है। पर हाँ, अगर जहाँ तक हम एंगर के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम जेनरिकली या फिर कॉमनली सब लोगों पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने सुधार के लिए। जहाँ तक महामारी की बात है, महामारी के बाद डेफिनेटली लोगों में मतलब इस तरह की प्रवृत्ति आई है और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हुए और कई सारे कारण, कई सारे मतलब हमारी जो दिनचर्या थी उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए और लोग छोटी छोटी स्पेसेस में कन्फाइंड हो गए, जिससे कि क्लोज स्पेस में रहने से भी, बाहर ना जाने के कारण, ये सब कारणों की वजह से भी गुस्सा बढ़ा है लोगों में। ठीक है। डॉक्टर सभरवाल, इसी प्रश्न को मैं दूसरी तरह से आपसे पूछूंगी कि आयुर्वेद कैसे देखता है गुस्से को? हम वात पित्त कफ दोष की बात ज़रूर करते हैं आयुर्वेद के नज़रिए से, उसमें क्या मानसिक स्थिति में भी यही चीज़ें हैं जिसका प्रभाव पड़ता है? क्यों कुछ लोग ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, कुछ कम? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और जो इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गगन ने और सब ने दी है यहाँ पर, गुस्सा एक रिएक्शन है हमारी बॉडी का। और एज आई बिलोंग टू आयुर्वेदिक स्ट्रीम, तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद हमारी एक ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आपने क्वेश्चन में ही हाफ आंसर दे दिया है कि वात पित्त कफ है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आयुर्वेद है, वो बेसिकली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। पर्सनलाइज मीन्स कि हम एक यूनिक प्रकृति, हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, दैट इज़ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बात, कुछ लोग जो हैं वो वात प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग पित्त प्रकृति के होते हैं और कुछ कफज प्रकृति के होते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो एंगर है या एक सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी है, वो पित्त दोष जिनमें डोमिनेट होता है, डोमिनेट करता है, उनमें ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है, गुस्सा सबको आता है, जैसा डॉक्टर साहब ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, गुस्सा सबको आता है, बट उसका एक लेवल डिफरेंट है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली
वात पित्त और कफ में जिसमें पित्तज प्रकृति, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में पित्त डोमिनेट करता है, उसमें गुस्सा अधिकतर ज़्यादा होता है। ठीक है, जी। ठीक है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ही सत्व, रज और तम तीन जो हैं वो साइकोलॉजिकल ह्यूमर्स हैं, और जब हमारी बॉडी में तामसिक गुण बढ़ जाता है और वो ज़्यादातर पित्तज प्रकृति में होता है, तो पित्त प्रधान प्रकृति वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें एंगर और सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। हमें नरेश ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हमारे साथ कार्यक्रम में हमें नरेश ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है? हाँ भाई, मैं वडनगर से बोलता हूँ। हाँ नरेश, आप टीवी की आवाज को बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल एक बार में पूछिए हमसे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं वडनगर से बोल रहा हूँ। नरेश, आप टीवी की आवाज को बिल्कुल कम कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि मैं बात में गुस्सा आ जाता है जी। मेरा कहना कोई नहीं मान। हाँ नरेश, आप कह रहे हैं आपका कहना अगर कोई नहीं मानता तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। आपकी उम्र क्या है नरेश, और आप क्या काम करते हैं? नरेश, हम आपसे इस तरह बात नहीं कर पाएंगे, आपको टीवी की आवाज बिल्कुल कम करनी पड़ेगी और हमसे फोन पर डायरेक्टली बात कीजिए। ठीक है, जैसा नरेश ने भी पूछा है डॉक्टर हंस की छोटी छोटी बात पे बार बार गुस्सा आ जाता है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उसे भी इस बात को पता होता है कि छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक गुस्सा, जैसे कि इंट्रोडक्शन में कहा गया, एक नॉर्मल बिल्कुल इमोशनल स्टेट है, ये सबको आता है, लेकिन आप इसका निदान कैसे करते हैं उस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करती है, इस तरह से कि क्या आप गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं या फिर आप उसको सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है, और व्यक्त करने का तरीका जो होना चाहिए वो आप तभी उसमें फर्मली और कामली अपनी बात आगे वाले को बता पाएंगे जब आपको पता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ मिनट्स आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इर्रेशनल हो जाएगा, और जिस इर्रेशनैलिटी में आप कुछ ऐसा कदम उठा देंगे कि जिससे आपको मतलब बाद में आत्मग्लानि होगी, आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है तो आपको इस बात पे सोचने की, इस बात पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, क्या आपको उसका एंड पॉइंट उस आर्ग्यूमेंट का पता है। अगर आपको वो एंड पॉइंट पता होगा उस आर्ग्यूमेंट का, तो आप अपनी बात फर्मली बता पाएंगे। और गुस्से को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एक्सप्रेसिव मोड में जाइए, लेकिन आपको इस चीज़ का भी पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप किस चीज़ को लेके गुस्सा कर रहे हैं, और उस चीज़ को लेके आप नेगोशिएट फर्मली कर रहे हैं, वायलेंट होने के बिना। तो अगर वायलेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं और अपनी बात भी कह पा रहे हैं, आप जानते हैं कि अगले से मेरी क्या उम्मीद है, और उसके साथ आप उस चीज़ का नेगोशिएशन भी प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो गुस्सा आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर अशोक, एक ग्रीक फिलोसफर हैं एपिक्टेटस, उन्होंने कहा जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपका स्वामी होता है। जी, देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स हम क्रिटिसिज्म को बहुत एक नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी क्रिटिक है, जो हमारी बात को काट रहा है या जो हमारी कमियां गिना रहा है, हम यदि उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो हमारा गुस्से का स्तर ऐसे चढ़ता चला जाएगा। यदि हम उसको एक पॉजिटिव में लेंगे कि शायद हो सकता है ये मेरी कमी निकाल रहा है तो मेरी ग्रोथ हो सकती है, तो ये लेवल है कहाँ आपको समझना है। अभी मैं थोड़ी सी उस कॉलर की बात को सुन रहा था ध्यान से, तो वो कॉलर क्या कह रहे थे कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है और मेरी कोई परवाह नहीं करता है। अच्छा, देखिए, एंगर के दो पर्सपेक्टिव बड़े अच्छे हैं, एक है पेन, दूसरा फ्रस्ट्रेशन। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये जिनकी बात मेरे को ये लग रही कि मेरी कोई बात सुनता नहीं है, और उस ना सुनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनका हेल्थ स्टेटस भी हो सकता है, इनका फिनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम बेबस हो जाते हैं तो हमारे पास उस समय सिवाय अपनी भावनाओं को एक गुस्से के रूप में प्रकट करने के और कुछ बात नहीं होती है।
तो यहाँ पे एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, और जो सामंजस्य ना बैठने के कारण एक गुस्सा बीच में आ रहा है जो कि उनकी हेल्थ को फर्दर अफेक्ट कर देगा। जैसे अभी आपने कहा कि 3 तरह से आप एक बार गुस्सा लगातार करते जाइए तो आपका साइको न्यूरो इम्यूनो, मतलब आपका बीमारी से लड़ने की क्षमता भी क्षीण होती जाती है और बहुत सी चीज़ें आपको पकड़ लेती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एंगर को डेंजर नहीं बनने देना है। जब तक वो एंगर है, चिड़चिड़ाहट है, थोड़ा सा गुस्से का भाव है, तब तक वो सब कुछ ठीक है। तो क्रिटिसिज्म को या और चीज़ों को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, फियर को, अब्यूज़ को आप कैसे लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसको डिस्कस कीजिए, क्या प्रॉब्लम है मेरी, वाई आई एम सो एंग्री, तब तो आप ग्रोथ कर जाएंगे। और यदि आप अपने अंदर ही अंदर यदि आप एक्सप्लोसिव हैं, या तो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं कि पूछिए मत, और यदि इम्प्लोसिव हैं, आप उस गुस्से को दमन कर रहे हैं, तो दमन करने वाला गुस्से का जो स्टेज होता है वो सबसे खतरनाक होता है। उस तरह का आदमी कभी भी बहुत इरिटेबल और रेज में, एक तो होता है गुस्सा, एक होता है आक्रोश, उस आक्रोश की स्थिति में जाके वो अपने लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और अपने आसपास के समाज के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर सब्बरवाल, जैसे अभी अशोक जी ने भी कहा कि गुस्सा करने की वजह से भी आप कई रोगों का शिकार बन सकते हैं, ये कैसे और क्या होता है, कैसे असर दिखाता है? जी, अभी डॉक्टर अशोक जी ने बताया कि हमारे अंदर जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से से कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। वो एक चेन है, साइको न्यूरो इम्यूनो, जो हमारा जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट जाता है, और नर्वस सिस्टम से हमारा इम्यून सिस्टम। सो एंगर और जो ये सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी है गुस्सा करने से, एक जिसे कहते हैं कि बॉडी में बहुत हमें यूँ लगता है कि हमने गुस्सा किया और अपना जो है फ्रस्ट्रेशन हमने आउट कर दिया, बट उस गुस्सा करने की वजह से जो हमारी बॉडी में जो इतना रिएक्ट हुआ है, रिएक्शंस हुए हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रीशंस हुआ है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो दैट इज़ अल्टीमेटली वो हार्म करता है, हमारी इम्यूनिटी को लो करता है। उसकी वजह से आप देखिए जितने भी ये आप जिनसे भी आप काउंसलिंग करते हैं इन पेशेंट्स की जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको सिर्फ गुस्सा नहीं आता, वो बहुत सारी और बीमारियों के शिकार होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन ऐसे पेशेंट्स में बहुत मिलेगी आपको, उनमें लॉस ऑफ इम्यूनिटी की वजह से, लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत होंगी। तो ये जितना भी है ये साइंटिफिक एक विशियस साइकिल है जिसकी वजह से बॉडी एक एंगर की वजह से, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, अगर एक जो साइंस है हमारी, जो साइंस भी इस चीज़ को मानती है, एपिजेनेटिक्स है कि हम जो खाते हैं हम वही हैं, सिर्फ वही न वहाँ तक सीमित नहीं है, हम जो देखते हैं, जो हम करते हैं, या जो भी हमारे रिएक्शन होता है वो हमारे जेनेटिक लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है। अगर मैं एक सिंगल बीमारी की बात करूं, अगर तो कैंसर की अगर बात करूं तो 95% जो कैंसर के रीजंस हैं वो हमारी डाइट, लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जिसमें हमारा गुस्सा करना, एंगर करना, किस हिसाब से हम लोग अपना मेंटल स्टेटस रखते हैं, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है। तो कैंसर के सिर्फ 5% रीजंस जो हैं वो जेनेटिक हैं, बाकी जितने भी रीजंस हैं वो हमारी डाइट है और लाइफस्टाइल है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर हम गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, दैट इज़ कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़ी हैं, रेनू ने हमें हरियाणा से कॉल किया है। रेनू, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम। मेरा सवाल ये है कि कोविड के बाद बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हम उन्हें कोई ऑर्डर देते हैं और मैंने नोटिस किया है कि मेरे बेटे में बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। मैं उसे होमवर्क के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टडी के लिए या फिर एनीथिंग मैं उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मुझे बहुत ही वियर्ड फेसेस और कई बार उल्टा जवाब देना, इस तरह की हैबिट करता है। और जो कि मैंने कोविड के बाद जो ये 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, उसके बाद मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया है। तो और मैम, हम उनको अगर फिजिकली भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रीवियसली हमारे टाइम में होता था, बट लेकिन उससे तो वो और ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सो व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस टू डिसिप्लिन देम टू हैंडल देयर एंगर्स, बिकॉज दे थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर। ठीक है रेनू, इट्स बीन वेरी ठीक है रेनू, हम समझते हैं। डॉक्टर हंस, ये रेनू की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आजकल मैं कह सकती हूँ कि मेरे भी जानने में बहुत लोग हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं कि बच्चे ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं, तो कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोविड के बाद बिकॉज ऑफ रिस्ट्रेन इन क्लोज स्पेसेस, बाहर ना जा पाना, रूटीन अपनी फॉलो ना कर पाना, स्कूल मिस होना, फ्रेंड्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन ना होना, तो ऐसा
बदलाव आ सकता है बच्चों में। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी समझनी है कि गुस्सा करना विद एज थोड़ा थोड़ा बच्चों में बढ़ता जाता है। मतलब जो गुस्से की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, और स्पेशली ड्यूरिंग टीन एज ये अपनी चरम पे पहुंच जाती है और वो बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं, या फिर वो मतलब हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड टुवर्ड्स अदर केयर गिवर्स, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये नॉर्मल प्रोसेस जो है ये एक दूसरी स्टेट से जिसमें कि अधिक गुस्सा बच्चे को आ रहा है उससे कैसे डिफरेंट है। तो इस पे बहुत सारी तरीके हो सकते हैं बच्चे का जो जो एंगर इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको बिल्कुल एक दिनचर्या फॉलो कराना जिसमें कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का। कोविड के दौरान मेनली जो बच्चों में ये था कि वो क्लोज स्पेसेस में कन्फाइंड हो गए थे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनमें स्टडीज़ का बोझ बढ़ जाता है, और ये सब टाइम कहाँ से आता है? ये टाइम आता है फिजिकल एक्टिविटी को कट करके कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, फिर ट्यूशन्स के लिए जा रहा है, फिर होमवर्क कर रहा है। सो इन ऑल दिस प्रोसेस समहाउ देयर फिजिकल एक्टिविटी इज़ कट डाउन। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उनके साथ उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कराइए, फिर उनके साथ लिमिट सेटिंग कीजिए। जैसे कि इन्होंने बताया, ये कॉलर ने बताया कि बच्चे चीज़ें फेंक रहे हैं, तो फिजिकल डिसिप्लिन, अगर आप फिजिकली डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ से बाहर ही जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगी। तो आप उनके साथ लिमिट सेटिंग कीजिए, उनको फर्मली बताइए कि इस तरह का बिहेवियर है जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और जो लिमिट सेटिंग होती है, यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ से सीखते हैं कि हमारे घर में मॉडलिंग किस तरह की जा रही है, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह से इन इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं मॉडलिंग से। उनके आसपास जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल मॉडल्स हैं जिसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि जब उनके ऊपर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो वो उस चीज़ का कैसे समाधान करते हैं। बिल्कुल। तो उनको उनके लिए अच्छा रोल मॉडल बनिए, उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कराइए। बाकी इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कीजिए कि मतलब कहीं ये नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट तो नहीं है, और उनके साथ लिमिट सेटिंग कीजिए। उनको बताइए कि फिज़िकली हिट करना जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जब ये सब आप समाधान कर पाएंगे फिर उनको बताइए कि गुस्सा आने के लक्षण क्या हो सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि सांस फूलना, अचानक से मतलब कुछ अंदर से कुछ गर्मी महसूस करना, हाथ क्लेंच करना, ये सब जो लक्षण है उनको समझाइए कि ये सब जब आपको ऐसे लक्षण आने लगते हैं या इसका मतलब है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप रिलैक्सेशन कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठीक है, और इसके बारे में सोचिए कि मैं इमीडिएटली रिएक्ट ना कीजिए। तो इस सब चीज़ों को आपको जो है बच्चे को समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस सब के बावजूद आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल की हेल्प सीख कीजिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी होती हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सेटिंग्स में एक जनरल पॉपुलेशन में गुस्से के लेवल पे क्या हो सकता है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है, जैसे कि बहुत सारी और मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं जिसमें गुस्सा एक लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ रही हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो हेल्प सीकिंग में मतलब शर्माइए मत। ये मत सोचिए कि अगर हम किसी साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो मतलब ये एक मतलब कुछ ऐसी बात है जो जोड़ लेते हैं लोग कि जो पागलपन से जुड़ी हो। हाँ, तो आप नॉर्मली भी मतलब उनके पास जाके मतलब इवैल्यूएशन करा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो मतलब वो जो टेक्निक्स आपको बताएंगे या फिर वो जो रिकॉग्नाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और आपको किस एरिया में स्पेसिफिकली वर्क करने की जरूरत है, इससे बहुत मदद मिल सकती है। बिल्कुल। चिराग ने कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। जी नमस्कार, चिराग बताइए। हाँ, मेरे ब्रदर की एज 46 है जी। 20 साल पहले उनको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हुआ था, एग्जाम के वक्त फोबिया हुआ था, ठीक है। और आज तक वो जारी है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, एंगर हो जाते हैं। और मैंने ECT और बिहेवियर थेरेपी भी ली, बहुत से विशेषज्ञों को बताया, साइकोलॉजिस्टों को, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिलहाल वो सामाजिक और सोशल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल पीछे रह गए।
तो मेरा ये, हालांकि मेरा ये सब्जेक्ट से थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है, लेकिन आप सब विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे 20 साल से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपसे परामर्श लेना चाहूंगा कि मेरे ब्रदर को अब क्या किया जाए, क्योंकि मूर्खता का कोई इलाज है, हाँ मनोरुग्ण है उसका तो कोई इलाज हो सकता है, लेकिन ये मूर्खता का कोई एज के अनुरूप उनकी समझ नहीं डेवलप हुई है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कृपया बताइए। ठीक है चिराग, आप थोड़ा सा बता दीजिए, आप अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किससे फिलहाल सलाह मशवरा लेना चाहेंगे? हेलो, हाँ मैं होम्योपैथ। ठीक है डॉक्टर अशोक, आप समझ गए हैं समस्या? देखिए, इन्होंने कुछ प्रॉब्लम कुछ मिक्स बताई हैं कि उनको कुछ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, कुछ उनकी आईक्यू कुछ कम डेवलप्ड है, फोबिया रहा, ये रहा, तो एक मिक्स हो गई है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा, इनको पहले अपने ब्रदर का एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए कि इनको प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद जो भी इशू निकल के आता है उस इशू को हम एड्रेस करें, और तभी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ आई थिंक यहाँ तो हम कुछ कंसल्टेंसी ऐसी दे नहीं सकते। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे ये बता रहे हैं कि उनकी जो विकसित नहीं हुई है, उनकी जो उम्र के साथ उनकी जो सोच है उस हिसाब से मानसिक सोच जो है वो विकसित नहीं हुई है, तो ये मोस्ट लाइकली जो बात कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर जिसमें कि मतलब मानसिक सोच जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, जिसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। तो मतलब वो प्रॉब्लम तो मतलब लाइफ लॉन्ग रहती है, लेकिन जो इनकी जो समस्या है, जो जिस चीज़ को लेके ये कॉल कर रहे हैं, वो इनकी अपनी बात में ही छुपी हुई है। ये ढूंढ रहे हैं कि मुझे 1 पॉइंट सोल्यूशन मिल जाए इस चीज़ का कि मतलब मैं कैसे इस प्रॉब्लम का निदान करूं और वो नॉर्मल ट्रैजेक्टरी पे उनकी ज़िंदगी जो है वो चलने लगे। जबकि इसमें समझने की बात ये है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि उनको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो जिसके लिए मतलब जो कि बहुत सारे केसेस में लाइफ लॉन्ग मतलब एक तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है, जिससे बताया जा सकता है कि ये किस हद तक मतलब अपनी टेक केयर कर पाना या किस तरह के जॉब जो है ये टेकअप कर पाएंगे। आप उनसे अगर उनसे प्रॉपरली इवैल्यूएशन करा के उनको ट्रेनिंग के अनुसार उनकी मतलब जो उनकी IQ लेवल है उसके हिसाब से अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको इस तरह के काम में लगाया जाए कि वो सेल्फ सस्टेनेबल बने, लेकिन तब भी फ्रॉम टाइम टू टाइम दे रिक्वायर मतलब उनको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ मदद की। थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाने से हिचकिचाए नहीं, और इन्होंने बोला भी कि मैं किसी से अपनी बात नहीं कह पाया हूँ, लेकिन आज कार्यक्रम के जरिए शेयर कर रहे हैं। तो आपकी और सबकी यही सलाह होगी कि आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, और जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एवैल्यूएशन कराइए, जानिए क्या वजह है, उस हिसाब से अगर आप चिकित्सा लेते हैं तो जाहिर तौर पर और ये सही है कि आपके भाई को जो है वो मदद मिलेगी, और आप भी देखेंगे कि उनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग आपका हमें कॉल करने के लिए। प्रियंका हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रियंका, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रियंका की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। डॉक्टर सब्बरवाल, अगर मैं ट्रीटमेंट की तरफ जाऊं तो आयुर्वेद ऐसे क्या ट्रीटमेंट अपनाता है, क्या प्रक्रिया होती है अगर हम एंगर मैनेजमेंट को लेकर बात करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे एक समाज में बेसिकली क्या है कि हेजिटेशन है। जो भी हमने 2 कॉलर्स की बात करी, या हमारे पास भी जिस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं, या हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हम टीच करते हैं, और उनमें हमने देखा है कि सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। रीज़न उसका यही है क्योंकि वो अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करते, राइट। ना तो वो घर में किसी से इनिशियली हो सकता है कि वो शेयर करते होंगे, बट लेटर ऑन वो प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो वो शेयर नहीं करते। और प्लस उसका ये है कि जैसा हमने सोशली बताया है कि हमारे पास जाने ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास या मनोचिकित्सक के पास जाने तक जो है वो पेशेंट ये सोचता है कि
मतलब एक अच्छा नहीं समझते। हम फिजिकल इशू कुछ भी हो उसके लिए फ्रिक्वेंटली मेडिसिन भी लेते हैं और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो एक ये क्रॉनिक हो चुका है। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं यही ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इसमें हेजिटेट नहीं करें। आपको कोई भी इशू है तो हमारी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से है कि हम सबटल बॉडी है उसको भी हमें ट्रीट करना है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल बॉडी जो हमारी दिख रही है। तो अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को पहले हम एवेल्युएट करते हैं कि आप जो पेशेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो वात प्रकृति का है, पित्त का है या कफ का है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दिया जाता है, क्योंकि पित्त प्रकृति, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि लाइक इंक्रीजेज लाइक, और अगर पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है तो उसको हम उसी तरह की डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट के लिए देते हैं, कौन सी डाइट लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पित्त प्रकृति वाले पेशेंट को हम ज़्यादा हॉट स्पाइसी डाइट जो है वो रिकमेंड नहीं करते। अगर वो एंगर और उसमें नॉर्मल तो इट्स ओके, बट अगर वो इफ़ ही और शी इज़ द पेशेंट तो उसको हम उसमें थोड़ा सा कम करने के लिए बोलते हैं। इसी तरह से उसका लाइफस्टाइल हम अमेंड करने की कोशिश करते हैं पेशेंट की। और अगर हम मेडिसिन की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं आयुर्वेद में, फॉर एग्जांपल आमलकी है, च्यवनप्राश है, तो उनकी कूलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। और अगर थेरेपी की बात करूँ तो आयुर्वेद में एक शिरोधारा करके थेरेपी है जिसको हम नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, कूल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जिसमें हम डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन प्लस सब ट्रीटमेंट थेरेपीज़ होती हैं जो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। डॉक्टर अशोक, जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, ईक्यू भी होता है जी। और जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि दबाना नहीं है, उसको जाहिर करना एक्सप्रेस ज़रूरी कर है, देना। लेकिन किस तरह से एक्सप्रेस करें जी। वो भी देखना होगा। तो क्या टिप्स हैं आपकी देखिए, नज़र में? गुस्से क्या टिप्स हैं में इसके? जहाँ तक हम गुस्से की बात करें ना, गुस्से में वो उसको एक्सप्रेस तो करना चाहता है लेकिन अपने हिसाब से चीज़ें मूव नहीं कर रही होती हैं। फ्रस्ट्रेशन तो वहीं आएगा ना कि मेरा बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। देखिए, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा अपनी उम्र के साथ धीरे 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 आगे चल रहा था, चलती चलती गाड़ी अचानक से रुक गई। कोविड में यही हुआ ना, सब चीज़ें ठीक जा रही थी और एकदम से ब्रेक लगा। तो ब्रेक में क्या हुआ कि हम लोग उस चीज़ के साथ में अवगत नहीं थे इस तरह की चीज़ों के लिए कि एकदम से रुक के कैसे करेंगे, एकदम से रुक के क्या। अभी हम 4 आदमी हैं, 4 आदमी को एक रूम में कन्फाइन कर दें तो हम चारों को अपनी थोड़ी देर तो कंपनी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे से ऊब पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि करें या ना करें। पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कि कितनी देर इसको मैं स्क्रीन टाइम दूं और कितनी देर इसको स्क्रीन टाइम ना दूं। टीचर वहाँ से फोर्स करिए कि आप बच्चे को सुबह स्क्रीन पे बिठा दीजिए, बच्चे को नींद आ रही है, वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन है, वो तो भावनात्मक रूप से बच्चा कैसे बैलेंस कर रहा है, हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे गुस्से के साथ यदि मैं इसको जोड़ूं तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, गुस्से की यदि हम स्टेजेस को देखें, सबसे पहले चिड़चिड़ाहट, चिड़ता कौन नहीं है, ऊबता कौन नहीं है, और गुस्सा किसको नहीं आता है। लेकिन वो गुस्सा वायबल होना चाहिए, वो गुस्से की मैं गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग जब देखते हैं इन चीज़ों को, जो इवेल्युएट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, कितनी देर का आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि अब इस पेशेंट को कुछ मेडिसिनल इंटरवेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब मेडिसिनल इंटरवेंशन करी जाती है, ख़ासतौर से मैं होम्योपैथिक पद्धति की बात कर सकता हूँ, कि हर चीज़ को इवेल्युएट करते हुए इसके स्टिमुलस प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, इसके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या वो ट्रिगर सबके लिए ही हैं। अभी तक हमने जितनी बात करी है, हम दोषारोपण क्या कर रहे हैं। ऐसा आदमी जो क्रोधी है वो कल्प्रिट थोड़ी है, वो क्यों गुस्सा कर रहा है, वो तो अपने पर्सपेक्टिव से कर ही रहा है। देखिए, जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है और हम इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं कि ऐसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वो चीज़ सबके लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हो जाता है। और क्या वो डिस्टर्बिंग फैक्टर अपने लिए भी है, क्या मेरी फैमिली के लिए भी है, क्या मेरी वर्किंग प्लेस के लिए भी है, क्या मैं समाज के लिए भी हूँ, वहाँ पर मेडिसिनल इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो करते 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 जब हम पिन पॉइंट उस पे आते हैं तो क्रोधी जो है, उस क्रोधी व्यक्तित्व, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह का टेम्परामेंट है तो क्रोधी होगा, यस, एंगर प्रोन पर्सनैलिटी है, लेकिन उस प्रोन पर्सनैलिटी को जब कुछ ट्रिगर्स मिल जाएंगे, इस तरह के फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो वो तो बहुत गुस्सा करेगा। बच्चे की एनर्जी बढ़ रही है, बच्चे को रोका जा रहा है, बच्चे को कन्फाइन करा जा रहा है, वो तो जोर लगाएगा ही। देखिए, तो इस चीज़ को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं तो ये सब कहूँगा कि आप
एक ये जो एंगर है ये पैदा हुए बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक का, और हक है उसका, अपनी नाराज़गी को दिखाना हमारा हक है, और हम उस हक को कह रहे हैं कि मैं तो दिखा सकता हूँ, आप मत दिखाइए। तो ये कहाँ का जायज़ बात हुई? तो हमें क्रोधी को भी समझना है और क्रोधी के जो इर्द गिर्द का जो समाज है उसको भी समझना है। दोनों में मॉड्यूलेशन चाहिए और दोनों को तभी हम नज़दीक ला सकते हैं। तो की टू ट्रीटमेंट होता है लिसन, लिसन एंड लिसन। सुनिए क्या बात है, फिर डिस्कस कीजिए कहाँ पर आपको दबाव डालना है और कहाँ पे आपको छूट देनी है। जैसे हम रोड पे ट्रैफिक चला रहे होते हैं तो रोड रेज में होता क्या कि आइदर जो स्लो वाला है वो रुक जाता है बिल्कुल धीरे से और पीछे वाला चिल्लाने लग जाता है, या वो इतना तेज चला रहा है कि रोड पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। तो जब उसकी चीज़ नहीं मिल पाती तो फ्रस्ट्रेशन होता है, एक पेनफुल स्थिति पैदा होती है और रोड रेज का शिकार देखिए हम रोज़ टीवी में और अखबारों में पढ़ रहे होते हैं। तो होम्योपैथिक पद्धति के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि आप हर स्टेज पे इवेल्यूएशन कराइए, नॉट ओनली अपना, स्टिग्मेटाइज मत फील कीजिए, तभी आप शांति से चल पाएंगे। एक कॉलर और जुड़ गए हैं, किशोर ने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। आपका स्वागत है किशोर, प्रश्न पूछिए आप अपना। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। जी बताइए। मैम अचानक ना मतलब जैसे एंगर वगैरह ना बातचीत चलते रहते घर में, फिर अचानक गुस्सा उससे बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर ना मम्मी के ऊपर अचानक वो घर वाले के ऊपर वाले से अचानक टोटली बात करने लग जाता हूँ। अच्छा, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह रहता है, मैं कहीं भी जा रहा तो माइंड हमेशा डाइवर्ट वगैरह चलते रहता है, 2-3 ऑप्शन अलग अलग चलते रहते हैं। किशोर आपकी उम्र क्या है अभी? 32 ईयर्स में। 32। ये गुस्सा आपको कब से आता है? अभी डॉक्टर्स पूछेंगे आपसे आगे भी सवाल, कब से ये ज़्यादा हुआ है आपके साथ? तो मैम 1-2-3 साल पहले मैम वो जॉब हुआ था, सिलेक्शन हो गया था रेलवे में, तो फिर वहाँ से कैंसिल हो गया ना, तब से मतलब एंगर बढ़ गया वैसे देखने तो। ठीक है किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कोविड वाला सिचुएशन। अच्छा ठीक है किशोर, आप जुड़े रहिए, डॉक्टर हंस आपसे बात करेंगे। आप कुछ और पूछना चाहते हैं किशोर से? नहीं मैम, सर। ओके, जैसे इन्होंने बताया कि इनको गुस्सा आता है जब से मतलब इनको जीवन में कुछ निराशा का सामना करना पड़ा, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मतलब हम अपने फ्रस्ट्रेशंस इन लाइफ जो होती हैं, या फिर जब हमें किसी निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो लाइफ में सिर्फ हेल्दी कोपिंग ये नहीं है कि आप लाइफ में कैसे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे टारगेट बना रहे हैं, लेकिन जो आपने टारगेट बनाया जब वो अचीव नहीं होते हैं, या जो चीज़ आपकी सोच के अनुसार नहीं होती है, तो आप उसके साथ कैसे कोप अप करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में सीखना। और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। और जैसे इन्होंने बताया कि मतलब इनके स्थिति में तो बिल्कुल पिन पॉइंट है कि ये अपनी निराशा को नहीं झेल पा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब लोगों में जो एंगर है, एंगर इश्यूज़ जो होते हैं वो मास्क इफेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी को मास्क करने के लिए एंगर का यूज़ कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन को मास्क करने के लिए एंगर का यूज़ कर सकता है। और इनके केस में क्या हो रहा है, जैसे ये बता रहे हैं कि इनका गुस्सा ज़्यादातर घर वालों पे निकलता है, वायलेंट भी हो जाते हैं बीच बीच में। तो डेफिनेटली अगर वायलेंस हो रहा है, आपका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि आप फिज़िकली वायलेंट हो रहे हैं और मतलब बीच बीच में आप हाथ उठा देते हैं, तो डेफिनेटली ये एक डेंजरस साइन है। और ये इस चीज़ का साइन है कि आपको जाके किसी ना किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आप गुस्से में इतना ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि आप जो है वायलेंट हो जाते हैं, फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं, तो ये एक फ्लैग है, एक रेड फ्लैग है दैट यू नीड टू सीक अपॉइंटमेंट, मतलब किसी मनोचिकित्सक से आपको मिलना, क्योंकि ये एंगर जो है ये नॉर्मल मतलब वेरिएशन में नहीं आ रहा है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई और मनोचिकित्सक कारण हो सकता है। अगर कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी नशे का इस्तेमाल अगर करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आपका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है तो मतलब मेरी सलाह आपको यही है, आप किसी मनोचिकित्सक से मिलिए और अपने आप को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराइए कि इस गुस्से का क्या कारण है। ठीक है डॉक्टर सब्रवाल, कई लोग जैसा हमने कहा मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते जी,
और जैसे आप लोगों ने भी बताया, या तो नशा हो सकता है, या कोई पारिवारिक कलह है, या फिर आर्थिक कारण। यही 3 होते हैं जो बड़ी वजह बनते हैं किसी भी गुस्से के पीछे। आप क्या बताना चाहेंगी, घर में रहकर ही ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं? और सबसे पहले मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो दिनचर्या प्रभावित होती है। जी। आप या तो सोते रहेंगे या सोचते रहेंगे, काम भी ठीक से नहीं करेंगे। तो एक दिनचर्या का पालन अच्छे से करना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है एंगर को मैनेज करने में? देखिए, इतनी सारी बातें हुई हैं, पेशेंट्स के कॉल्स भी सुने हैं, तो उसमें देखिए ये जो एंगर है, एंगर हमारा एक एक्सप्रेशन है। एंगर इज़ अ रिएक्शन टू अवर थॉट प्रोसेस, कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है हमारी डेली की लाइफ या हमारी अपनी खुद की अपेक्षाएं अपनी लाइफ को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी शुरुआत घर से ही, दिनचर्या को मैं सेकंड स्टेप बोलूँगी, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा कि हमारे घर में हमारे जो ईश्वर ने एक हमें एक नेचुरल रेमेडीज़ जो हमें प्रोवाइड करी हुई हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं मानसिक रोगों की बात करूं तो वो हमारा घर परिवार है, हमारी फैमिली है। फैमिली में हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, अगर हम जैसे आगे बच्चे हैं या कुछ भी है, तो आपको अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, माइंड में कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस आपके चल रहा है, कोई भी ABC कोई भी पेशेंट है, या अगर अभी उसमें एंगर का इतना लेवल नहीं है, तो मुझे लगता है घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो मदर है, चाहे फादर है, चाहे कोई भी आपका कोई ऐसा है, कोई रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव है, जिससे आप बात करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो है, एक डॉक्टर के पास जाने से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना जो है थॉट्स को एक्सप्रेस करना। उस जो है वो एक जिसको हम एक मानते हैं कि हम उस बात करने को हम ठीक नहीं मानते हैं, तो सबसे पहली वो चीज़ है। सेकंड, अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो जो लेवल ऑफ एंगर है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप का। एक साउंड स्लीप का रहना जो है वो बहुत ही आवश्यक है एक पेशेंट को एंगर के उस विशियस साइकिल से निकालने के लिए। और समय पे जगना, क्योंकि अगर मैं फिर से आयुर्वेद पद्धति की बात करूं, अगर पित्त प्रकृति के पेशेंट को हमने ठीक करना है एंगर के लिए, तो हम उसको समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे खाना खाना, जो भी उसका एक पर्टिकुलर एक समय होता है, उस दिनचर्या को हम जो है फॉलो करने की एडवाइस देते हैं कि आपका जो एक निश्चित समय होना चाहिए सोने का, निश्चित समय होना चाहिए जगने का। और साथ ही साथ आप जो दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है कॉन्स्टिपेशन। जो पेशेंट एंगर का होगा, आप निकाल के देखिए, डाटा निकाल के देखिए, एक साउंड स्लीप, लैक ऑफ साउंड स्लीप और पेशेंट विद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इनमें जो है लेवल ऑफ एंगर ज़्यादा मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, और साउंड स्लीप पेशेंट को लेना चाहिए, और एक नियमित जो उसका दिनचर्या है उसको फॉलो करना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस उसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट को अपने घर में ही कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए उसका जिससे वो अपनी खुल के बात कर सके, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो जैसा एक कॉलर ने हमें बताया कि 20 साल पुराना उसको फोबिया था, और आज की डेट में वो पेशेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या पैथी लेनी, सब लेके देख चुका वो, तो वो बहुत क्रॉनिक हो जाएगा उसका इशू। तो लाइफस्टाइल का डेफिनेटली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। एक कॉलर है, सौरभ ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सौरभ, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं सौरभ। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बाकी सभी मेंबर से मैं बात करता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स या किसी और फ्रेंड से, तो मेरी जो एंजाइटी है एंड जो गुस्सा है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट जब अपनी वाइफ के साथ मैं बात कर रहा होता हूँ, कोई चीज़ अगर ऐसी होती है जो मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर मुझको ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ठीक बात नहीं कर रही, तो मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरे पास फोन होता है अगर तो मैं तोड़ देता हूँ, या लैपटॉप, फोन, कुछ भी होता है, इतना ज्यादा एंगर हो जाता हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन किशोर सर से है कि मुझे उस टाइम पे, एट दैट टाइम, मुझे क्या करना चाहिए एंड हाउ कैन आई मैनेज दिस? ठीक है, अशोक जी से आपका प्रश्न है। ठीक है जी, देखिए इनकी जो पर्सनैलिटी है वो परफेक्शनिस्ट, ही वांट्स 10 आउट ऑफ 10। तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ तो इनकी बहुत एक्सेप्टेंस है, दोस्तों के साथ जी, और सिर्फ जो इनके स्पाउस हैं, और स्पाउस से क्लोज कोई नहीं होता आपके साथ में, तो जो दोस्त आपका सबसे अच्छा होता है उसी से आपके मतभेद होते हैं। तो मतभेद की प्रक्रिया में ये अपने को तो डोमिनेंट पा लेते हैं कि मैं कंट्रोलिंग फैक्टर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई कैन डू नथिंग रॉन्ग एंड यू कैन डू नथिंग राइट। तो सबसे पहले तो आप अपना एक सोच को बदलिए, सोचिए ये आपकी वाइफ हैं, ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, ये भी गलती कर सकती हैं, ये अच्छा भी है इनके अंदर, और मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं भी ये गलती कर सकता हूँ। तो आपसी सामंजस्य जो है
वो बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि परफेक्शनली, देखिए इस दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं है, तो आप 10 ऑफ 10 क्यों चाह रहे हैं? जो जिस मानसिकता के साथ में, जिस व्यावहारिकता के साथ में, जिस सोच के साथ में आप अपने दूसरे परिवारजनों के साथ में बात करते हैं, आप उसी के साथ में अपनी मिसेस को भी, अपने जीवन साथी को भी एक्सेप्ट कीजिए और देखिए आपको वो भी अच्छी लगने लग जाएंगी। फिर भी ऐसा होता है क्या डॉक्टर अशोक की स्पाउस को लेकर आपको पता है कहीं नहीं जा रही है, जी, दोस्तों पे आपने ज्यादा गुस्सा किया तो हो सकता है दोस्ती टूट जाए, मानना हो, yes. तो जो सह रहा है ज्यादा जी, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से विक्टिम बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पे ये खुद भी विक्टिम है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो जलता अंगारा हम हाथ में लेके चल रहे हैं, तो ये ना सोचें कि मेरे को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, मेरी वाइफ को ही अफेक्ट कर रहा है। तो जितनी देर मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मीन्स जितना वो ट्रिगर फैक्टर मेरे साथ डेवलप हो रहा है, कह रहे हैं ना, जब मैं डिस्कस करता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो वही है, समझिए, जो पीरियड इतना है, तो ये पहले अपने को तैयार कर रहे हैं। देखिए कोई भी हमें एक्शन करना होता है तो पहले हमारा शरीर अपने को तैयार करता है। यदि मेरे को बहुत हंसना भी है तो कुछ मेरा कमांड ऐसा जाएगा, कुछ मसल्स हिलेंगी और मैं हंसने लग जाऊंगा। रोना है तो यही होगा। और इसी तरह से गुस्से को, बॉडी को तैयार करने के लिए दोनों तरफ इसे डबल एरोड दिस थिंग कि वहाँ भी असर हो रहा है, यहाँ भी असर हो रहा है। तो इनको नो डाउट थोड़ा सा तो इनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए और किसी डॉक्टर को भी मिलें जाके, जो इनको कुछ अलग तरह की टेक्निक, मतलब इंडिविजुअली इनको तकनीक बता दे कि क्या चीज़ इनको उनकी एक्सेप्ट नहीं होती है और क्या चीज़ इनको छेड़ देती है। तो जब वो चीज़ देखी जाएगी तो बिल्कुल सामंजस्य से बैठेगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं कम से कम इस बात को समझ रहे हैं कि ये एक समस्या है और इसको डिस्कस करना चाहिए। तो अब एक कदम और आगे बढ़कर किसी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और जो उपाय तमाम बताए जाए उन्हें ज़रूर अपनाएं। एक और कॉलर है, विपिन ने दिल्ली से हमें कॉल किया है। विपिन, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैम नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए, और जो मैं खुद भी, हम जो काम करते हैं रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो जैसे अभी भी मैम ने, मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उन्होंने बताया था कि दिनचर्या, अपनी सोने का समय और उठने का समय अपना सही रखें। जो रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करते हैं मैम, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो वो लोग किस तरह से, जैसे नाइट शिफ्ट आती है तो हम उस पूरे वीक डिस्टर्ब रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, या हमसे कोई भी बात करे जो हमें पसंद है तो गुस्सा हमें विद इन अ सेकंड आ जाता है। तो जिनकी दिनचर्या को हम फिक्स नहीं कर सकते, या जो रोटेशनल शिफ्ट में जाके, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो किस तरह से मैम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा बताएं। ठीक है विपिन। डॉक्टर आप क्या बताएंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जैसे रोटेशनल शिफ्ट की इन्होंने बात करी है, वो देखिए जॉब प्रोफाइल को तो नहीं चेंज किया जा सकता, बट जो चीज़ हमारे हाथ में है कि जिस फेज़ के लिए आपका रोटेशनल शिफ्ट है, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उसको सेट करें, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो एक रेगुलर स्लीप की रिक्वायरमेंट है। वो चाहे आप दिन में ले लीजिए, चाहे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक, मैं रोटेशनल शिफ्ट की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो जो ईश्वर ने जो एक बनाया हुआ है नेचुरल वे है कि नाइट के टाइम सोना है, दिन के टाइम काम करना है हमें, वो तो एक स्पेसिफिक हमारा बना हुआ है। बट अगर ये स्पेसिफिक इस फेज़ की बात करें तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे मैनेज करें कि आप 24 घंटे में 7 से 8 घंटे रेगुलर स्लीप ले पाए, चाहे वो आपकी जिस भी टाइम की शिफ्ट है, नाइट की है, इवनिंग की है, तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप को आप एडजस्ट करें, किसी भी टाइम पे ले, तो इस तरह से अपने आप को मैनेज किया जा सकता है उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर हंस, आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे? आपने बड़ी बात बोली थी कि डिस्कस करें, आप सभी लोग ये बात बोल रहे हैं, आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे जो सामान्य तौर पर अपनाए जा सकते हैं अपने लेवल पर? अपने लेवल पे जो गुस्से को नियंत्रण करने के लिए जो अपनाए जा सकते हैं, सबसे पहले तो आप रिलैक्सेशन सीखिए कि मतलब आप अपने जो शरीर में जो गुस्से के लक्षण आ रहे हैं उनको पहचानिए, जैसे कि आपकी सांस तेज़ हो रही है, आपके टीथ क्लेंच हो रहे हैं, आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको चेस्ट में दबाव फील हो रहा है। तो इन चीज़ों को पहचानिए कि इसका मतलब है कि आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और जिस समय आपको ये गुस्सा आता है उस समय अपनी सोच पे आप काम कीजिए कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है। क्या आप जिस चीज़ को लेके आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आप उस चीज़ के बारे में क्लियर हैं कि आप क्या ऐसा चीज़ जो ऐसी बात हो जाए कि ये गुस्सा मेरा जो अगले के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिजॉल्व हो जाए और जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड भी ना हो। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी चीज़ जो असर्टिवली सामने रखिए,
विदाउट बीइंग वायलेंट, कि आप असर्टिवली अगले के सामने, जिससे आपका गुस्सा भी एक्सप्रेस हो जाता है, आप अपनी बात भी कह पाते हैं और आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ भी बढ़ते हैं, जिससे कि मतलब अल्टीमेटली व्हाट जिस चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आया वो भी रिजॉल्व हो रही है, आपके गुस्से का एक्सप्रेशन भी हो रहा है और वहीं मतलब आप इन चीज़ों, इन लक्षणों को पहचान भी पा रहे हैं। यूजुअली जब हमें गुस्सा आता है तो मतलब इरेशनैलिटी बहुत जल्दी अंदर क्रीप इन कर जाती है, क्योंकि गुस्से के समय हम यूजुअली एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं। एब्सोल्यूट्स में ऐसे सोचते हैं कि लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस। तो ऐसा एब्सोल्यूशंस में मत जाइए, इस चीज़ को सोचिए कि इस जो अगले के साथ बात करके ही इस समस्या का कुछ बीच बचाव किया जा सकता है, इसका कुछ समाधान निकाला जा सकता है और आपको एक्सेप्टेबल भी हो। और इसके साथ साथ रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे कि मतलब आप इन लक्षणों को पहचानने में और सक्षम होंगे। और अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप इन लक्षणों को पहचान भी पाएंगे। और अगर आपके पास ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर है कि आप किस चीज़ को लेकर गुस्सा हो रहे हैं तो उसके रेजोल्यूशन की तरफ भी आप बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, रामपाल ने हरियाणा से हमें कॉल किया है। रामपाल जी, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए रामपाल जी। हाँ मैडम जी, कोई बात नहीं मानता है तो गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मानता तब गुस्सा आता है, या कोई भी आपकी बात नहीं मानता तब आपको गुस्सा आता है? कोई भी हो जी, वो बात अटपट हो जाती है तो फिर गुस्सा आ जाता है फिर। ठीक है। रामपाल जी, क्या उम्र है आपकी? 60। ठीक है रामपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले ये बताइए, आप आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी किस विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहेंगे? ठीक है, आयुर्वेदिक। ठीक है डॉक्टर साहब। राम कॉलर बने हुए हैं अभी। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ रामपाल जी कि आप ये कह रहे हैं आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी कोई बात नहीं मानता। नहीं, कोई भी अगर इनकी बात नहीं मानता तो इनको गुस्सा आता है। तो आपकी जो है ना, बात तो मानते हैं, ऐसी कुछ नहीं, मतलब कई बार कई जी, इनकी उम्र 60 साल है। 60 मैं जो साल है। समझ तो पाई हूँ देखिए यही जो, कह रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली एक क्योंकि एक एज के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा चेंजेस की वजह से, बॉडी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी आते हैं। तो जो कंट्रोल होता है गुस्से के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अपनी फैमिली मेम्बर से या आसपास वालों से कुछ इस तरह की हो जाती हैं। तो पहले तो इनको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि जो इनका गुस्सा करना है, इनकी हर कोई बात नहीं मान सकता। हमने जितनी भी अभी डिस्कशन की उसमें यही निकल के आ रहा है कि हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम सामने वाले को गारंटेड ले लेते हैं। चाहे वो वाइफ हैं तो उसको हमने मोस्ट गारंटेड लिया हुआ है। अगर बच्चों की बात की हमने तो हम बच्चों के साथ बहुत असर्टिव हो जाते हैं कि बच्चा तो हमारी बात मानेगा ही, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, वो तो बात मानेगा ही मानेगा। हमने कभी नहीं सोचा कि हम बच्चे के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रख के उसकी बात हम सुनने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। हम उनके ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं उनको हम हावी कर देते हैं, उसको जो है हम डोमिनेट करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन को। जो हम नहीं कर पाए वो शायद हम अपने बच्चों के थ्रू करना चाहते हैं। इसी तरह से जो स्पेसिफिकली ये कॉलर है, इन्होंने भी यही कहा है कि मेरी बात कोई नहीं मानता। तो ये जिस तरह का अपना स्टेटस शायद घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो अपने आप को डोमिनेट करना चाहते होंगे, तो ये बेसिकली इनका एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें इनको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और इनको काउंसिल करके ये बताया जा सकता है कि इनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो मोर देन नॉर्मल है, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आता है। हर कोई आपकी बात नहीं मान सकता, हर तरह की बात नहीं मान सकता, तो ही नीड्स काउंसलिंग। आराम से उस बारे में बात करने की कोशिश करें। इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है इन पेशेंट को। ठीक है। और आखिर में डॉक्टर हंस, थोड़ा सा समझना चाहूँगी, तमाम पेशेंट्स आप लोग के पास आते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो चाहे बच्चों पर उसके इफेक्ट की बात हो या मैं कहूँ एक तरह का कंपटीशन हो गया है हर चीज़ को लेकर, आप अच्छे दिखें, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखता है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे रूटीन का पार्ट बन गया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताना। उसका असर भी कैसा पड़ रहा है, उसको मैनेज करके भी क्या एंगर को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया या फिर जो आजकल का जो न्यूज़ मीडिया है या फिर जिस भी तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं अपने आप से, इसके बहुत सारे पॉजिटिविटीज़ भी हैं कि मतलब हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, हम लोगों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं दूर से। लेकिन जहाँ पे मतलब इस चीज़ का
जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो होता है टाइम मैनेजमेंट में, कि जब आप एक बार इस्तेमाल अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं तो घंटों घंटों बीत जाते हैं और आप इस चीज़ को भूल ही जाते हैं कि घर में और सदस्य भी हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, आपको सबके लिए टाइम निकालना है। और जैसे कि ये कॉलर बता रहे थे मेरी बात नहीं मानता, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यही है कि देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अगर लोगों में, घर वालों में नहीं है आपस में, तो जो वो छोटी छोटी बात पे भी एक दूसरे से बात करेंगे तो उसमें वो मिनिमम टाइम में कोशिश करेंगे कि मैं अपनी बात मनवा लूँ बिना किसी डिस्कशन के, क्योंकि टाइम उनके पास नहीं है इस डिस्कशन के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल जो अपनी है अपने घर वालों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, मतलब वो एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम, डिजिटल टाइम मत कीजिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, अपने सोशल मीडिया यूज़ को बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन लाइन सबके साथ ओपन रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल मिनिमम इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर अशोक, आखिर में आप क्या कहना चाहें? एक चीज़ जो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस कर गए कि वो है कि एक तो डाइटरी फैक्टर तो है ही, लेकिन गुस्से को कम करने के लिए जो स्पिरिचुअलिज्म, जो स्पिरिचुअल गुरुज है ना, उनकी बातों को यदि आप सुने तो दैट प्लेज ए वेरी वेरी गुड रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द एंगर, जहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी असरटेन होती है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से मैं ही जूझ रहा हूँ और कोई नहीं जूझ रहा है, तो वहाँ एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक गालिब की बात बड़ी अच्छी याद आती है कि गालिब बहुत खुश रहते थे। तो किसी ने कहा आप कैसे खुश रहते हैं? उसने कहा ज़िंदगी को मैंने ऐसे कुछ आसान बना लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। बिल्कुल। तो गुस्से का जो कारण सबसे बड़ा जो हमारी एक ईगो है, देखिए रिश्ते मरते नहीं हैं, रिश्ते को हम मारते हैं एक टॉक्सिन से जो कि हमारी ईगो जिसको ड्राइव करती है। तो हम लोग आजकल इतने ईगोटिज्म हो गए हैं। अब व्हाट्सएप की बात आप देखिए कि अभी मेरे को कोई व्हाट्सएप आता है और मेरा जो रिएक्शन होगा, इट टेक्स फ्यू, बस एक बटन दबाना और रिएक्शन वहाँ पहुँच जाएगा और कहाँ बम फूट जाएगा यू डोंट नो। उससे अच्छा क्या है कि जैसे ये हमारा दिमाग का जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो इमोशनल ब्रेन है। द मोमेंट आई रिसीव ए मैसेज, द मोमेंट आई रिसीव एनी रिएक्शन, तो एकदम से एक्ट करता है। हम उस पॉज को नहीं रोक पाते हैं। आप उस पॉज को रोकिए, एकदम से लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो रैशनल ब्रेन है वो आपको समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो गालिब की एक ये बात, और थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्स को डिले करिए जिससे कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव आए। थोड़ा माफ करना सीखिए, कुछ माफ कीजिए जी, कुछ को माफ कर दीजिए, कुछ से माफी मांग लीजिए, अपनी ईगो को मत आने दीजिए बीच के। और इसी के साथ समय क्योंकि यहीं पूरा हो गया है, डॉक्टर पूजा सभरवाल आपका, डॉक्टर गगन हंस आपका और डॉक्टर अशोक शर्मा, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि गुस्से को नियंत्रित करने के तमाम उपाय हैं, तमाम तरीके हैं। तो अगर आपको भी बार बार गुस्सा आता है तो ध्यान दीजिए आज दी गई सलाह और सुझाव पर और रखिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ। और हाँ, इसे लेकर किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये जरूरी है अगर आपको लग रहा है कि एक हद से ज्यादा गुस्से के शिकार आप बन रहे हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे खसरा यानी मीजल्स की, जो इस समय तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप भी खसरे को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अगले शनिवार दोपहर 1 से 2 के बीच बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।